Yes, very good afternoon, boys and girls. I said very good afternoon, boys and girls. ये है वीकेंड और नो वीकेंड कब आओ, क्योंकि ये है फाउंडेशन क्लास। क्योंकि बेटा ये फाउंडेशन का क्लास है, यहाँ कोई वाव नहीं होता, यहाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो दोस्तों, I welcome you all to 8th session of CA Foundation Economics. We have started with चैप्टर जिसका नाम है Theory of Production and Cost, जिसमें यूनिट नंबर 1 Theory of Production को हमने शुरू किया है। यूनिट नंबर 1 Theory of Production जो है हमने शुरू किया है दोस्तों। इस Theory of Production के यूनिट में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था Law of Variable Proportion. If you remember the Law of Variable Proportion, what does it states? The Law of Variable states that at the given start point, the total product keeps on increasing. It increases up to a level, but after that particular time, it keeps on diminishing. It keeps on diminishing. So, इसे क्या है? Law of variable proportion. We see the variable changing. पहले वो बढ़ता है, फिर वो कम होता है, right? जैसे पहले के लॉ थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वहां पे यूटिलिटी में एक जैसा पैटर्न है, वो कम कम होता जाता है। लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक जैसा पैटर्न है क्या? नहीं, पहले वो बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर अचानक से कम होने लगता है। इसके बहुत से वजह थी, जहां पे हमने देखे थे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप समझा। वो रिलेशनशिप समझने के बाद हमने तीनों स्टेजेस समझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। स्टेज 1 क्या था हमारा? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 था स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और स्टेज 3 था स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। फिर इसके बाद मैंने आपको समझाया था ये स्टेजेस ऐसे ही क्यों ऑपरेट होते हैं, इसके रीजंस हमने देखे थे, राइट? जैसे जैसे एडिशनल वेरिएबल फैक्टर आप बढ़ाते जाओ, वैसे फिक्स फैक्टर कम होने लगता है और एक मोमेंट ऐसा हो जाता है कि वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है और फिक्स फैक्टर उसके मुकाबले एडिक्वेट नहीं होता। तब हमने देखा है कि टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि तब मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट becomes negative. So this was the last discussion we have done on law of variable proportion. My dear friends, what did we learn? That production function operates in short run, operates in long run. It operates differently in short run and it operates differently in the long run. Short run के अंदर all the factors of production are considered to be fixed except one variable factor. Normally labor is considered to be variable in short run, यानी कि हम शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर रख सकते हैं और वो एक ही वेरिएबल फैक्टर जिसे चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में, वो है लेबर। नॉर्मली हम क्या कंसिडर करते हैं? लेबर इज कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल, ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। अभी ओके। बट शॉर्ट रन के बाद हमने देखा है, अब देखना है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के लिए जो लॉ है प्रोडक्शन का, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, हमें एक नए लॉ से मिलना है जो कि है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू लॉन्ग रन, एंड लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यस और नो? लंबे दौर में हम हर फैक्टर में बदलाव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हो। कम समय में पैसे की अरेंजमेंट नहीं होती है, कम समय में लैंड की अरेंजमेंट नहीं होती है, इसलिए शॉर्ट रन में ऑल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड एंड ओनली वन इज वेरिएबल, दैट इज लेबर। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप हर चीज आराम से बदल सकते हो क्योंकि आपका समय ज्यादा होता है। इसीलिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसीडर्ड टू बी वेरिएबल अंडर लॉन्ग रन, एंड अंडर लॉन्ग रन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the production function with the help of law that is called as law of return to scale. यहां पे स्केल का मतलब है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किस लेवल पे, कितने लेवल पे प्रोडक्शन करना है, वो ये लॉ समझाता है। The law of return to scale operates in long run. All the factors of production are variable under the long run. The law studies the behavior of output in response to the change in the input, in response to the change in scale, right? समझ लो, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमारे पास 4 मशीन लाइन थी। क्या हम 4 मशीन लाइन के बाद 5वीं मशीन लाइन मुंडेरा जी शॉर्ट रन में ला सकते थे क्या? तुम आगे आगे बैठो, पीछे की 3, चलो जल्दी फास्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम।
शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या देखा था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, हमारे पास कितने मशीन लाइन थे, चार या पांच मशीन लाइन थे, 5 मशीन लाइन थे। जल्दी उठ के इधर आओ, चलो टाइम पास मत करो, घर जाओ चलो। सो मेरे पास 5 मशीन लाइन थी। कितने मशीन लाइन थी, 5। मेरे पास 5 मशीन लाइन थी। अब 5 मशीन लाइन के बाद क्या मैं छठी मशीन लाइन ला सकता था क्या, नहीं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड फैक्टर कांट बी चेंज, ऑल द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। लेकिन क्या लॉन्ग रन में मैं छठी मशीन लाइन ला सकता हूं, क्या मैं 7वीं मशीन लाइन ला सकता हूं, क्या मैं 8वीं 9वीं 10वीं, ऐसे लॉन्ग रन के अंदर लेबर के साथ साथ क्या मैं मशीन लाइन या फिक्स फैक्टर को भी बढ़ा सकता हूं, यस, क्योंकि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल अंडर लॉन्ग रन, राइट। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्पेसिफिकली ये स्टडी करता है कि लॉन्ग रन में अगर मैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदलता हूं, लेट्स से पहले मेरे पास 5 मशीन लाइन थी, अब मेरे पास 10 मशीन लाइन हो गई, तो देयर विल बी चेंज इन द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। Undoubtedly, due to increase in all the factors, there will be increase in the scale of production, right? So जितना चेंज हमने वेरिएबल सब फैक्टर्स में किया है, जितना हमने चेंज सभी फैक्टर्स में किया है, उतने स्केल के चेंज के साथ कितना चेंज इन आउटपुट है, ये देखने का काम हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल समझाता है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या समझाता है? चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन के अंदर हम हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल सकते हैं क्योंकि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, राइट। जहां मेरे पास 5 मशीन लाइन थी, अब मैं 10 मशीन लाइन लगा रहा हूं, सो आई एम इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इस इंक्रीजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंज इन आउटपुट क्या है, यह हमें समझाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। द चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंप्लाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टुगेदर। इस लॉ का एक ही अजम्पशन है, इस लॉ का एक ही अजम्पशन है। अगर लॉन्ग रन के अंदर अगर आप फैक्टर्स को बदल रहे हो, दे हैव टू बी डन इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? आइदर यू इंक्रीज ऑल, आइदर यू डिक्रीज ऑल। यू कांट इंक्रीज वन डिक्रीज वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं लैंड को बढ़ाकर लेबर को कम नहीं कर सकता, या फिर कैपिटल को बढ़ाकर लेबर को नहीं कम कर सकता। अगर मैं लैंड बढ़ा रहा हूं तो मुझे कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, साथ में मुझे लेबर बढ़ाना पड़ेगा। बट अब ये समझती बात है ना, जब मेरे पास 5 मशीन लाइन के मैं जब 10 मशीन लाइन कर रहा हूं तो मुझे जगह भी ज्यादा लगेगी, है ना, मुझे लेबर भी ज्यादा लगेगा, है ना, मुझे कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, हाँ या ना। सो जैसे मैं एक फैक्टर को बढ़ा रहा हूं, साथ साथ मुझे सभी फैक्टर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। अगर मैं ये 5 मशीन लाइन की जगह पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लेता हूं, लेट्स से मैंने 5 में से 4 मशीन लाइन निकाल दिया, अब एक ही मशीन लाइन लगा है, तो मुझे जगह भी कम लगेगी, लेबर भी कम लगेगा, कैपिटल भी कम लगेगा, हाँ या ना। सो ये लॉ क्या कहता है? जो चेंज इन फैक्टर्स है, सी ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स, यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स, बट इफ यू डिसाइड टू इंक्रीज, you have to increase all factors. If you decide to decrease, you have to decrease all factors. You can't say कि मैं एक को बढ़ाऊंगा, दूसरे को कम करूंगा, लैंड को बढ़ाऊंगा, लेबर को कम करूंगा, लेबर को बढ़ाऊंगा, कैपिटल को कम करूंगा, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहता है all the variable factors either can be increased or either can be decreased. Are you okay? Are we okay? समझ में आ रही बात? Now there are again 3 stages in law of returns to scale. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जैसे यहां पर भी हम 3 स्टेजेस देखेंगे। स्टेज 1 स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, a plus b is equal to 1. Stage 2 increasing returns, stage 2 increasing return, a plus b is greater than 1, and stage 3 decreasing return, a plus b लेस देन 1। अब एक एक करके स्टेज जैसे मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज पे अटेंशन। पहला स्टेज, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो बच्चों ये स्टेज ये कहता है, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ये स्टेज ये कहता है कि जब कभी भी हम स्केल में बदलाव करते हैं तो आउटपुट में कोई बदलाव देखा नहीं जा सकता। लेट्स से 5 असेंबली लाइन पे 5 लेबर और 5 कैपिटल जितना मैंने शॉर्ट रन में लगाया था, वो 5 मशीन लाइन में से मेरे पास 500 बाइक बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 500 बाइक।
मैंने अभी 10 मशीन लाइन लगा दी, मैंने लेबर 10 कर दिए, कैपिटल बढ़ा दिया, लैंड बढ़ा दिया, तो मैंने सभी फैक्टर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कंपेयर करता है कि ये स्केल में जो बदलाव है इसका इंपैक्ट आउटपुट पे कैसा देखा जाता है, इसका इंपैक्ट आउटपुट पे कैसे देखा जा सकता है। पहले 5 मशीन लाइन पे मैं कितना प्रोडक्शन निकाल रहा था, 500। अब मैं 10 मशीन लाइन पे अगर 1000 ही आउटपुट निकाल पा रहा हूं, इसका मतलब जितना रिटर्न मेरे को 5 मशीन लाइन में मिल रहा था आउटपुट का जितना मेरे को रिटर्न, देखो 5 मशीन लाइन पे 500, यानी एक मशीन लाइन पे कितना, 100 है ना। अब मैं 10 मशीन लाइन बना रहा हूं, फिर मेरा आउटपुट कितना है, 1000। अभी भी मेरे एक मशीन लाइन का एवरेज आउटपुट कितना है, 100। यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदलने के बावजूद क्या हम आउटपुट में कोई बदलाव देखते हैं, या पहले जितना था अभी भी उतना ही है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। सिंपल, ये कहते हैं स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। समझ में आया? यानी पहले जितना आउटपुट जिस स्केल पे हो रहा था, स्केल बढ़ गया है, प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है, अनडाउटेडली टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है। लेकिन अगर हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव के साथ अगर कंपेयर करें, पहले जितना मेरा एवरेज प्रोडक्ट आ रहा था, आज भी मेरा एवरेज प्रोडक्ट उतना ही आ रहा है। पहले एवरेज प्रोडक्ट कितना था मेरा, 100। अभी मैंने 10 मशीन लगाई तो भी एवरेज प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरा, 100 आया ना। क्या हम एवरेज प्रोडक्ट में कोई बदलाव देख रहे हैं, क्या हम एवरेज प्रोडक्ट में कोई बदलाव देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए बी जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल टू 1, यानी पहले जितना था अभी भी उतना ही आउटपुट मिल रहा है, तो कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The level of output increases in proportion to increase in the level of input and vice versa. Law of returns to scale में हम क्या कंपेयर करते हैं, जो इनपुट हम बदल रहे हैं, इनपुट क्या बदल रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस बदलते इनपुट के वजह से, चेंज इन इनपुट की वजह से चेंज इन आउटपुट क्या है। पहले 500 था, 5 यूनिट में 500 था, 10 यूनिट में 1000 है, तो पहले जितना एवरेज मिलता था अभी भी उतना एवरेज है क्या, है या नहीं? तो क्या हम आउटपुट में स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदलने से कुछ खासा बदलाव देख पा रहे हैं क्या, नहीं। तो पहले जितना था उतना ही है, तो इसे हम कहेंगे स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसी का लॉजिक लगाओ, पहले 500 था 5 पे, अब 10 पे 1500 हो गया, तो पहले से एवरेज बढ़ गया क्या, तो पहले के मुकाबले रिटर्न मेरे बढ़ गए क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? और एक लॉजिक लगाओ, पहले 5 पे 500 निकाल रहा था, अब मैंने 10 मशीन लाइन लगा दी, अब 500 की जगह 800 आउटपुट बन रहा है, क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा? कुछ डिफिकल्ट नहीं। इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? सिर्फ इतना है, एक तो सब बढ़ाना है या फिर सब कम करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखो, अज्यूम करो कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, इस 2 एकड़ जमीन पे 2 लेबर काम करते हैं। 2 acres of land I had. On these 2 acres of land there were 2 laborers which were working. 2 एकड़ जमीन पे बेटा 2 लेबर काम कर रहे थे, 2 एकड़ जमीन पर 2 लेबर काम कर रहे थे, यानी 1 एकड़ पर 1 लेबर। आउटपुट आ रहा था 2000, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या है, 1000। व्हाट इज माय एवरेज प्रोडक्ट, 1000। एक्सेप्टेड क्या, राइट। एक तो सबको बढ़ा सकते हैं, एक तो सबको कम कर सकते हैं। अगर मुझे बढ़ाना है तो लेबर भी बढ़ाना होगा, लेबर के साथ साथ लैंड को भी बढ़ाना होगा। लेट से मैंने अभी लैंड को 3 एकड़ कर दिया, तो मेरा लेबर कितना हो जाएगा, 3। अब 3 लेबर 3 एकड़ पर 3000 आउटपुट निकाल रहे हैं, तो मेरा आउटपुट जो है, एवरेज प्रोडक्ट जो है, अभी भी उतना ही है क्या, कितना है। सो इज इट कांस्टेंट, है कि नहीं। लेट से मैंने बढ़ाने की जगह कम करने का निर्णय लिया है, अब मैंने उसमें से 1 एकड़ जमीन बेच दी, 1 एकड़ जमीन बेच दी, तो उस पर काम करने वाला लेबर कुछ काम करेगा क्या, नहीं, तो उसे भी निकाल दिया। अब मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और 1 लेबर है, अब मेरा आउटपुट 1000 हो गया। पहले मेरा एवरेज प्रोडक्ट कितना था, 1000, अभी कितना है, 1000। यानी दोनों भी सिनेरियो में मेरा रिटर्न कैसा है, कांस्टेंट।
इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या बोलते बेटा इसे हम? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। क्या बोलते बेटा? कांस्टेंट रिटर्न। समझ में आया? बहुत सिंपल है, वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुकाबले बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है, कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इतना है। समझ में आया? चलो अब आ जाओ सेकंड स्टेज की ओर। स्टेज सेकंड में क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। मैंने क्या एग्जांपल दिया? 5 मशीन लाइन पे 5 लेबर काम कर रहा है, 500 बाइक बना रहा है, 10 मशीन लाइन लगाई, 10 लेबर काम कर रहा है, आउटपुट 1500 आ गया। पहले के मुकाबले मेरा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ गया, कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। तो पहले के मुकाबले मेरा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी पहले के मुकाबले इनपुट अगर मैं एक मशीन लाइन का दे रहा था, आउटपुट आ रहा था 100, एक का आउटपुट आ रहा था 100। हा या ना? हाँ या ना? राइट। अब एक का कितना आ रहा है? 150। एक का कितना आ रहा है? 150। सो वी सी अ इंक्रीजिंग इन रिटर्न्स। हा या ना? Now this increasing in returns is due to increase in the scale of the productions. इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या कहते हैं इसे? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अभी ओके? The level of output increases in larger proportion than the increase in price, than the increase in the input and vice versa. Yes or no? तो stage number 2, stage of increasing returns. The level of output increases in a larger proportion than the increase in the input and vice versa. देखो एग्जांपल वही रख रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सीधा रखा है। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ जमीन पे मैंने 2 लेबर रखे थे, आउटपुट था मेरा 2000। ठीक है, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा? 1000। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ मेरा? 1000। लेकिन नाउ देयर इज इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सब बढ़ाना है या फिर सब कम करना है? मैंने 3 एकड़ जमीन पर 3 लेबर लगा दिए, अब आउटपुट होगा बेटा मेरा 4000। ओ माय, ओ माय माय माय। अब माय यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? 4000 डिवाइडेड बाय 3, 1333 पॉइंट समथिंग 33। ओके, सो डू यू सी इंक्रीज इन द एवरेज प्रोडक्ट? कैन आई से input is to output ratio on the earlier scale was 1000. Now as per the new increased scale, input output ratio is 1333. That means we see a drastic improvement or increase in the output with compared to the input. Ha ya na? Ha ya na? Ha ya na? Right. So we see a increase in the output. So this is termed as stage of इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसे क्या कहेंगे हम? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लेट्स से बेटा मैंने अभी उसको कम कर दिया, अब मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 लेबर है, लेकिन मेरा आउटपुट 1200 आ रहा है। पहले कितना आता था? 1000। अब कितना आ रहा है? 1200। कम भी क्या है तो भी मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, तभी जाकर इसे हम कहेंगे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझा? समझा? स्टेज 3, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसीलिए क्या है? a प्लस बी ग्रेटर देन 1। यानी a प्लस बी क्या है मेरा? इनपुट। इनपुट इज a प्लस बी ग्रेटर देन 1। एक सेकेंड, गलत हुआ है, ऐसा होना चाहिए। आउटपुट जो है a प्लस बी से ज्यादा मात्रा से बढ़ रहा है, सो a प्लस बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1, लेस देन 1 एंड a प्लस बी ग्रेटर देन 1। सेकंड, थर्ड वाले में क्या है? इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज्यादा स्पीड से, सेकंड वाले में इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, और तीसरे वाले में आउटपुट के मुकाबले इनपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। हाँ, साइन करेक्ट है? ये देखो, ये दोनों इनपुट दर्शाते हैं, ये दोनों इनपुट दर्शाते हैं, ये दोनों इनपुट दर्शाते हैं। ए प्लस बी इनपुट डाला तो एक आउटपुट निकल रहा था, अब ए और बी का इनपुट डालकर एक से ज्यादा का आउटपुट निकल रहा है। पहले एक कहने कांस्टेंट, एक से ज्यादा निकलना है तो क्या आना चाहिए? बरोबर है ना? बरोबर बोल रहा हूं ना मैं? मैथ्स है ना? आउटपुट इज ग्रेटर देन 1, आउटपुट इज
greater than 1, output is shown by this side. हाँ या ना? क्या? हाँ तो 1 ज्यादा होगा ना, आउटपुट है A प्लस बी आउटपुट, हाँ टोटल आउटपुट A प्लस बी क्या है? A यानी एक इनपुट और दूसरा B यानी दूसरा इनपुट. A प्लस बी इनपुट है, आउटपुट नहीं है. A प्लस बी क्या है बेटा? इनपुट है, आउटपुट नहीं है, इसलिए गलतियां है साइन में, समझे क्या? ध्यान दो, इसके उत्तर ध्यान भी मत दो, ये ध्यान में आएगा तुम्हारे, उसकी तरफ ध्यान दो. Stage 3 is of decreasing returns. The level of output increases in the smaller proportion than the increase in the output and vice versa. The level of output increases in a smaller proportion than the increase in the input and vice versa. 2 एकड़ जमीन, 2 लेबर, 2000 प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट क्या बेटा मेरा 1000. हाँ या ना? लेकिन मैंने बढ़ा दिया 3 एकड़ जमीन कर दी, 3 लेबर लगा दिए. अब कम से कम मेरा कितना आना चाहिए? 3000 या 3000 से ज्यादा. अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 2500. इसका मतलब क्या है? मेरा एवरेज प्रोडक्ट अब कम हो गया है पहले के मुकाबले. पहले इनपुट आउटपुट 1000 था, A प्लस बी इज इक्वल टू 1000. अब मेरा A प्लस बी इज लेस देन 1000, इज लेस देन 1000. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? A प्लस बी इज माई लेस देन 1000. बरोबर है का? इनपुट के मुकाबले अब मेरा जो आउटपुट है वो कम हो चुका है. इनपुट के मुकाबले मेरा आउटपुट कम हो चुका है. ये बरोबर है, साइन बरोबर थे. सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूं. A प्लस बी पहले 1000 था तो A प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिया था मैंने, बरोबर. दूसरे वाले में 1000 से ज्यादा हो गया, सो A प्लस बी इज नाउ ग्रेटर देन 1 लिया. अब तीसरे वाले में मैंने क्या लिया है? A प्लस बी पहले 1000 था, अब A प्लस बी मिलकर भी 1000 से कम का आउटपुट निकाल रहा है, इसलिए वहां पर वो लेस देन लिया है. साइंस बरोबर थी, सॉरी. समझे क्या? अरे भैया पहले A प्लस बी, पहले वाले में 1000 आउटपुट था, स्केल बदलने के बाद भी 1000 ही था, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 1 यानी 1000, 1 यानी 1000. बाद में भी कितना था? 1000. इसीलिए मैंने क्या लिया? A प्लस बी इज इक्वल टू 1. दूसरे वाले में A प्लस बी 1000 था पहले, A प्लस बी इज इक्वल टू 1000, लेकिन स्केल बदलने के बाद A प्लस बी 1300 हो गया. A प्लस बी 1300 हो गया. हाँ या ना? तो स्केल में बड़ा हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सो A प्लस बी ग्रेटर देन 1 कर दिया वहां पर. अब तीसरे वाले सिचुएशन में A प्लस बी इज इक्वल टू 1000 था, अब वो 1000 से कम हो रहा है, 1000 से कम हो रहा है. सब इसलिए क्या लिया अभी? लेस देन. ये समझता भी है तो ठीक, नहीं भी समझता तो इसका कोई रेलेवेंस कहीं पर भी नहीं है, ये छोड़ दो. ये मैंने मेरे मन से बनाया वाला मैथमेटिकली, तो ये नहीं भी अगर ध्यान दो तो चलेगा. मुद्दा ध्यान रखो, पहले जितना ही एवरेज प्रोडक्ट है तो क्या है बेटा? कांस्टेंट रिटर्न. पहले के मुकाबले एवरेज प्रोडक्ट अगर बढ़ गया स्केल बढ़ने की वजह से तो इंक्रीजिंग रिटर्न, और पहले के मुकाबले कम हो गया तो डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग, सर नॉट डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग रिटर्न. पहले एवरेज क्या आ रहा था मेरा? 1000. पहले एवरेज क्या आ रहा था मेरा यहां पर? 1000. अब 2500 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है? 800 समथिंग. यानी पहले 1000 था, अब 800 समथिंग आ गया, 833.33. यानी अब पहले के मुकाबले मेरा एवरेज प्रोडक्ट कम हो गया. सो पहले इनपुट से आउटपुट बनता था 1000, अब इनपुट से आउटपुट 833 बन रहा है, यानी आउटपुट पहले के मुकाबले कम हो गया ना? आया ना? इनपुट बढ़ा दिया अपन ने लेकिन आउटपुट कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है? निगेटिव. इसलिए हमने क्या लिया? डिक्रीजिंग रिटर्न. 1 एकड़ अब हमने बढ़ाने की जगह कम करने का निर्णय लिया. 1 एकड़ पे 1 लेबर अब 800 बना रहा है. पहले 1 लेबर 1 एकड़ पर 1000 बनाता था, अब 1 एकड़ पर 1 लेबर 800 बना रहा है. पहले के मुकाबले मेरा एवरेज प्रोडक्ट कम हो चुका है. पहले इनपुट आउटपुट रेशियो क्या था?
इनपुट 1 आउटपुट 1000, अब इनपुट 1 आउटपुट 800, पहले के मुकाबले आउटपुट मेरा कम हुआ है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। द स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं हमें? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। जैसा इनपुट बदल रहा है वैसा आउटपुट बदल रहा है, तो अगर हम उसकी प्रोडक्शन कर्व निकालने जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट की कर्व निकालने जाएंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व होगी। स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व होगी। स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व कब बनती है? जब दोनों वेरिएबल एक ही प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। हाँ या ना? जब दोनों वेरिएबल एक ही प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो जो कर्व बनती है वो क्या बनती है? लीनियर कर्व। क्या बनती है? लीनियर कर्व। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। The Cobb and Douglas production function discussed earlier is also used to explain returns to scale. Cobb and Douglas assume that the returns to scale are constant. Cobb and Douglas देखा, उनका क्या मानना है? सिर्फ लेबर और कैपिटल, सिर्फ ये दो ही फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, और उनके हिसाब से लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमेशा कांस्टेंट ही होता है। यानी कि स्केल अगर मैं बदल लूं तो पहले के मुकाबले आउटपुट में कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? तो हमने शॉर्ट रन के लिए जो लॉ देखा दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन के लिए जो देखा हुआ है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अभी हमने कॉस्ट डिस्कस किया क्या यूनिट में? इस यूनिट में अपन दो ही चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू टेल मी द टू वेरिएबल्स? इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। बट देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉस्ट। देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉस्ट। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। द लेवल ऑफ आउटपुट which is being produced at the lowest cost will give us the highest return. आउटपुट मैंने बहुत ज्यादा बना लिया लेकिन उसके साथ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इनकर किया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब मैं मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे निकालता हूं। जब मैं मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे निकालता हूं तब जाके मेरा प्रोडक्शन की वजह से प्रॉफिट दिखेगा। Maximum output incurred with maximum cost, will it give me more profits? Will it give me more profits? No. Low production, चलो मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया, मेरे को खर्चा कम करना था इसलिए मैंने प्रोडक्शन भी कम कर दिया। लो प्रोडक्शन लो कॉस्ट, will it give me more profit? इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब मैं ज्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे निकालता हूं। जब मैं ज्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे निकालता हूं तभी जाकर मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल रीच करने आ सकता है। यानी वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं करता हूं तो मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट बनेगा और उस लेवल पे मेरा कॉस्ट मिनिमम रहेगा और बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाता है अगर समझना है तो समझिए। उसके लिए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन अचीव करना पड़ता है। The optimum level of production can be achieved by choosing the correct combination of the factors of production which would lead to maximum output at minimum cost. So production optimization या optimum level of production, मैंने फैक्ट्री बनाई, मेरे फैक्ट्री का optimum production level कितना है? मैंने मेरे फैक्ट्री में कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि मेरा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो सके, ताकि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट दिख सके। अगर कल को आप फैक्ट्री बनाते हो, फैक्ट्री बनाने के बाद आपके फैक्ट्री में क्या लेवल ऑफ आउटपुट आना चाहिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर आप रीच नहीं करते तो अगर आप ज्यादा आउटपुट बना रहे हो लेकिन उसके लिए ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो उससे प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, कम कॉस्ट इन कर रहे हो तो प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। आपके फैक्ट्री में प्रॉफिट कब आएगा बेटा? जब आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कम कॉस्ट पे निकालोगे, तब जाके आपका मार्जिन ज्यादा रहेगा, तब जाकर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? So we need to find out the optimum level of production which can be found at a point where output is maximum and cost is minimum. Output is maximum, cost is minimum. Output is maximum, cost is minimum. Okay? Production optimization can be found using two curves. प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको दो कर्व के बारे में बताऊंगा
जिसे समझना बहुत आसान है। आप 5-5 मिनट में एक एक कंसेप्ट समझ सकते हो, क्योंकि ये सारे जो मैं कर्व्स बताने वाला हूं ये आपके यूनिट 2 से रेफर करते हैं। यूनिट 2 क्या पढ़ाया था मैंने? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने, इंडिफरेंस कर्व। All the combinations of two goods selected on the same indifference curve give us the same level of satisfaction. Give us the same level of satisfaction. एक और कंसेप्ट पढ़ाया था, बजट। Every person can choose the combination which is either within the budget or which is either on the budget. No combination of two goods, even if giving higher level of satisfaction, can be selected beyond the budget. Right? जैसे कंज्यूमर के लिए बजट और यूटिलिटी ये दो कंस्ट्रेंट्स है, ठीक उसी तरह से प्रोड्यूसर के लिए दो कंस्ट्रेंट क्या है? दो कंस्ट्रेंट्स क्या है? चलिए, तो मैं जैसे बोल रहा था कि कंज्यूमर के लिए दो पॉइंट क्या है? कंज्यूमर के लिए बजट और यूटिलिटी, इसके हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है। अब बात आ रही है हमारी प्रोड्यूसर की। अब प्रोड्यूसर के लिए दो कंस्ट्रेंट क्या है? आउटपुट और दूसरा है कॉस्ट। आउटपुट और कॉस्ट। सर आउटपुट और कॉस्ट के इस कंस्ट्रेंट को समझने के लिए पहले हमें दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, जो कि है आइसोकॉन्ट, आइसोकॉस्ट। आइसोकॉन्ट, आइसो का वर्ड का मतलब होता है इक्वल, लिख के रखो। आइसो मतलब इक्वल, आइसो मतलब इक्वल, आइसो 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 का मतलब क्या है? इक्वल। आइसो का मतलब क्या है? इक्वल। तो पहला वर्ड क्या है? आइसोकॉन्ट। क्या है? आइसोकॉन्ट। कॉन्ट का मतलब क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। तो आइसोकॉन्ट का मतलब क्या हुआ? इक्वल क्वांटिटी। आइसोकॉस्ट, इक्वल कॉस्ट, इक्वल कॉस्ट। तो हमें प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम समझने से पहले, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन समझने से पहले कि मैं मेरे फैक्ट्री में एग्जैक्टली कितना आउटपुट निकालना चाहिए जिससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम होगा, कॉस्ट मिनिमम होगा, वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन समझने से पहले मुझे ये दो कंसेप्ट आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट को समझना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है, थोड़ा ध्यान दो। कल को तुम भी फैक्ट्री बना सकते हो। फैक्ट्री बनाने के बाद तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि मेरे फैक्ट्री का ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आप ऑपरेट करते हो तो ही आपके प्रॉफिट में, तभी आपके फैक्ट्री में प्रॉफिट दिखेगा और तभी आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। अगर आप फैक्ट्री अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं चला पाए तो आपकी फैक्ट्री में प्रॉफिट दिखेगा क्या? नहीं। तो उसके पहले तुम्हें समझना होगा कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहां और कैसे रीच किया जाता है। राइट? समझने के लिए हमें पहले दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एक है आइसोकॉन्ट, दूसरा है आइसोकॉस्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी, आइसोकॉस्ट का मतलब होता है इक्वल कॉस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या है? इक्वल क्वांटिटी। द वर्ड आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी, देयरफॉर आइसोकॉन्ट मीन्स इक्वल क्वांटिटीज। A isocont curve depicts the same characteristics of a indifference curve. What are the characteristics of indifference curve? Any combination of two goods lying on the same indifference curve gives us the same level of satisfaction. If indifference curve, if the isocont curve is same like the indifference curve, can I say any combination of input, any combination of input lying on the same isocont curve will give me the same level of output. Are you getting my point? Any combination of input, any combination of input lying on the same isocont curve will give me same level of output. मान लो दो फैक्टर है, एक है लैंड, एक है लेबर, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। 1 acre ऑफ लैंड 1 लेबर, 2 acre ऑफ लैंड 2 लेबर, 4 acre ऑफ लैंड 4 लेबर, 3 acre ऑफ लैंड 5 लेबर, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है इनपुट के। अगर सभी कॉम्बिनेशन में एक जैसा ही आउटपुट आता है, विल इट मेक एनी डिफरेंस विच कॉम्बिनेशन यू चूज? विल इट मेक एनी डिफरेंस विच कॉम्बिनेशन यू चूज? इसी को कहते हैं हम आइसोकॉन्ट।
आइसोक्वांट इज जस्ट लाइक द इंडिफरेंस कर्व. सो आइसोक्वांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. क्या बोल रहा हूं मैं? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विल गिव मी द इक्वल आउटपुट. तो मैं ए कॉम्बिनेशन चूज करूं, बी कॉम्बिनेशन चूज करूं, सी कॉम्बिनेशन चूज करूं, यानी इनपुट को जैसे चाहे वैसे कॉम्बिनेशन में चूज करूं, अगर सबका आउटपुट सेम है, will it make any difference which combination I choose? Will it make any difference which combination I choose? So the producer would be indifferent in using the combination of input, right? तो हमने क्या समझा? ये क्या समझा? आइसोक्वांट. आइसोक्वांट का मतलब क्या है? इक्वल क्वांटिटी, जो हमें यह दर्शाता है which has the same characteristics of indifference का, which states any combination of input. After me, yes, any combination of input lying on the same isoquant curve will give us the same level of output. Being a producer, हर कॉम्बिनेशन आपको सेम ही आउटपुट दे रहा है, तो तुम्हें फर्क पड़ता है क्या कौन सा कॉम्बिनेशन तुम चूज कर रहे हो? फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता साहब, क्योंकि क्या करेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी जेड, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हर कॉम्बिनेशन सिंगल आइसोक्वांट कर्व पे लाई करता है. अगर हर कॉम्बिनेशन सेम आइसोक्वांट कर्व पे लाई करता है, तो इसका मतलब हर कॉम्बिनेशन में से जो आउटपुट मुझे मिलने वाला है वो क्या है? सेम. फिर इसके बाद मुझे सेकंड चीज समझनी पड़ेगी, आइसोकॉस्ट. कॉम्बिनेशन तो बहुत है, हर कॉम्बिनेशन में से सेम आउटपुट है साहब, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन का चॉइस करके आउटपुट तो मुझे सेम मिलेगा, लेकिन खर्चा कम कहां लगता है वो देखना जरूरी है ना. इसीलिए दूसरी कंसेप्ट आइसोकॉस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? An isoquant curve represents different combinations of input production giving the same level of output. Giving the same level of output. देखो यहां पर combination A, B, C, D, E. Factor A, let's say this is land, this is labor. This is land and this is labor. Now this is various combination of A, B, land and labor, A, B, C, D. ठीक है, पहले वाले कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या किया? 2 acres of land, 12 labor, 3 acres of land, 8 labor, 4 acres of land, 5 labor, 5 acres of land, 3 labor, 6 acres of land, 2 labor. हाँ या ना? हाँ या ना? हमने क्या किया बेटा भाई? कॉम्बिनेशन लिए दो फैक्टर के, फैक्टर x एंड फैक्टर y. Now these are x and y are considered to be land and labor or two factors of production जिसका कॉम्बिनेशन अपन ने लिया है. बेटा ए बी सी डी अलग अलग कॉम्बिनेशन है दोनों फैक्टर के, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन में से मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? 100. हर एक कॉम्बिनेशन में से आउटपुट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना. सो विल इट मेक एनी डिफरेंस विच कॉम्बिनेशन आई चूज? इफ आई डोंट हैव टू कंसिडर द कॉस्ट, if I don't have to consider the cost, will it make any difference which combination I choose? No. And if we draw all these points on a single curve, that means इस कर्व पे ये सारे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट है, तो इसको वो क्या बोलूंगा बेटा मैं? आइसोक्वांट. बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट इज गिविंग मी इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. इक्वल क्वांटिटी, इसीलिए नाम क्या दिया है? आइसोक्वांट. क्या नाम दिया बेटा? आइसोक्वांट. आई भी ओके? समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? आ रहा हो ना? चलो आगे आ जाओ. तो फिर हमने क्या किया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. याद आया क्या? क्या बोला था मैंने? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. आलू पे आना है तो प्याज खोना होगा. हाँ या ना? मार्क पाना है तो स्ट्रीक को खोना होगा. हाँ या ना? मार्क पाना है तो स्नैप को छोड़ना होगा. जिंदगी बलिदान मांगती है बेटा. हो भाले, कटरीना को छोड़ दो, तुम भी जिद ना करो. तो बलिदान चाहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड. ये हो गया ह्यूमन साइकोलॉजी और बेसिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम चाहे ह्यूमंस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, सब जगह पर सेम है. इधर ध्यान दीजिए,
ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ये कंज्यूमर के हिसाब से हो गया। अब मुझे बताओ, क्या हर बिजनेस के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है? इवन अंबानी फील्स आई डोंट हैव द अनलिमिटेड रिसोर्सेस, है या ना? फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की तो कल्पना करना भी व्यर्थ है। सो एवरी बिजनेस हैज लिमिटेड रिसोर्सेस। क्या इस लिमिटेड रिसोर्सेस से कैपिटल के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है? क्या यही बिजनेस का उद्देश्य है? यस और नो? यस और नो? So can I say even the business has limited resources, and with that limited resources we want to achieve maximum profit. सरकार की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, क्या इकोनॉमी के अंदर बजट लिमिटेड है? क्या उसमें से सरकार को बहुत सी चीजें करनी है? अल्टीमेटली इवन wants of the government or the plans of the government are unlimited, but the resources left to their hand, the budget is limited. क्या हम अमेरिका जैसे बजट ले सकते हैं? क्या हमारा इतना बजट ही नहीं है, तो उनके जैसे प्लान हम नहीं बना सकते। अभी ओके, अभी ओके। तो हर जगह फंडामेंटल जो इकोनॉमिक्स का बेसिक है वो एक ही है, अनलिमिटेड और लिमिटेड। क्योंकि जब हम अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड से मैनेज करना चाहते हैं तो हमें कुछ थ्योरीज लगेगी, और उस पूरे थ्योरी पे ही पूरा सब्जेक्ट बना है इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब मैंने क्या किया, तो जिस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेस होने के वजह से आलू पाने के लिए प्यास खोना पड़ा, आलू पाने के लिए प्यास खोना पड़ा, तो वैसे ही देखो यहां पर मैं जो है लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं। मुझे लेबर बढ़ाने के लिए लैंड कम करना पड़ता है। दिख रहा है क्या? यहां पर लैंड जो है मैं बढ़ा रहा हूं। लैंड बढ़ाने के लिए मुझे लेबर कम करना होगा, लैंड बढ़ाने के लिए मुझे लेबर कम करना होगा। हमने देखा था कंज्यूमर एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे क्वांटिटी को कम करता है, तो उसके हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यू कैन से मार्जिनल का मतलब क्या है? चेंज इन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करने के लिए जो पहले चीज का आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेटा यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से बदल रहे हैं, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से बदल रहे हैं। एक फैक्टर को अचीव करने के लिए, एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए दूसरे फैक्टर को कम कर रहे हैं, दूसरे फैक्टर को कम कर रहे हैं। तो इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन हमारे कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम चूज करते हैं। तो अगर हम कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो कुछ टेक्निक लगा के कर रहे हैं, इसीलिए इसे नाम क्या दिया है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। हाँ या ना? हाँ या ना? चेंज इन ए अपॉन चेंज इन बी, चेंज इन ए अपॉन चेंज इन बी। अब ये 4 कैसे आया बताओ मेरे को? 4 कैसे आया बताओ? 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 बाय 1 इज इक्वल टू 4। आर वी ओके? 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 समझ में आया? तो ये हो गया मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जहां एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए मैंने दूसरा फैक्टर कम किया है। इस सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सभी को कैलकुलेट करो तो दिखेगा कि मेरा MRTS जो है वो कम होते जा रहा है, सेम लाइक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इफ MRTS is declining, that means it will have an impact on the curve, where the curve will be downward sloping from left to right. Now let's prove the same. मैंने क्या किया? सभी कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया। पहला क्या है बेटा मेरा? 2 और 12। देखो फैक्टर x फैक्टर y। एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने लिया है ये डायरेक्टली मॉड्यूल से लिया है, या मेरा सम जो शेड्यूल है वो अलग से दिया गया है। तो अगर आप देखो जैसे जैसे मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, लेट से ये सारे कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है? A B C D E। Now all this combination lie on the same isochord curve, lie on the same isochord curve. And how is the isochord curve? Downward sloping from left to right. What is the reason for same? Declining marginal rate of technical substitution. Are we okay? Are we okay?
What if there is isocont map? Indifference map is combination of two or more indifference curve. So isocont map will be combination of two or more isocont curve. A higher isocont curve will denote higher output. Will denote higher output. Satisfaction नहीं रहे. दो इंडिफरेंस कर्व देखे हमने. एक इंडिफरेंस कर्व के मुकाबले हायर इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स हायर सेटिस्फैक्शन. याद आया? याद आया क्या? एक इंडिफरेंस कर्व के मुकाबले हायर इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स हायर सेटिस्फैक्शन. सो एक आइसोकॉन्ट के मुकाबले हायर आइसोकॉन्ट कर्व विल डिनोट हायर लेवल ऑफ आउटपुट. सो अगर मैं यहां पे एक और आइसोकॉन्ट कर्व बना देता हूं, जिसे नाम देता हूं Q1 और ये है Q और Q1 में हायर लेवल ऑफ आउटपुट कहां पर है बेटा? Q1. हायर आइसोकॉन्ट पे हायर आउटपुट. समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? आ रही है क्या? In the above given diagram, IQ is the isocont curve. All the combination ABCD gives the same level of output of production, that is 100 units. MRTS is the marginal rate of technical substitution. Isocont curve are always convex to origin. Two isocont curve never intersect each other. हम indifference curve की ये सारी properties लिख रहे हैं. MRTS is diminishing, will leads to negative slope of the isocont curve. The only point of differentiation, इधर ध्यान दो. The only point of differentiation between an indifference curve and isocont curve is we cannot quantify utility, whereas output can be easily quantified. Can we measure utility? So quantification of same is not possible, but here we have measured the output and input. Input output can be measured in terms of numbers. So दोनों के बीच में एक ही फर्क है. आइसोकॉन्ट में क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, इनडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है. वी कैन से इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट कितना है ये बोल सकते हैं. इंडिफरेंस कर्व पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन कितना है वो हम नंबर में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस पर बेस्ड है? ऑर्डिनल मेजरमेंट, जो क्या कहता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. अभी ओके? अभी ओके? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? इशिता, यू लुक कंफ्यूज. समझ में आ रहे हैं क्या? नेक्स्ट, आइसो कॉस्ट लाइन्स. अगला क्या है? आइसो कॉस्ट लाइन्स. सेम लाइक द बजट लाइन. मेरे पास जितना रिसोर्स है उतना कॉस्ट में इनकर कर सकता हूं. लेट से फुल्ली ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से मेरा प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उसको लगाने के लिए मेरे को फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए और लगाने पड़े. मेरे पास पैसा है क्या साहब? मैं तो गरीब आदमी है ना? तो मैं क्या इतना कॉस्ट इनकर कर सकता हूं? नहीं. भले ही प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा आता हो, लेकिन बेटा इतना कॉस्ट इनकर करने की मेरी ताकत नहीं है. कॉस्ट इनकर नहीं करना, इसलिए मैं कॉस्ट इनकर नहीं कर रहा. लेकिन मैं कॉस्ट इनकर नहीं कर रहा तो मैं प्रोडक्शन निकाल पाऊंगा क्या? बगैर खर्चे के आउटपुट निकलेगा क्या? बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आउटपुट निकलेगा? नहीं. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में काम करेगा? नहीं. कौन लेबर फ्री में काम करता है? कोई नहीं. रामू का कभी फ्री में काम नहीं करता, उसको भी पैसा चाहिए. तो अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है तो मुझे कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, और कॉस्ट इनकर करते हुए यह ध्यान रखना होगा कॉस्ट मेरे बजट के भी बाहर ना जाए. तो बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन. आइसो का मतलब है इक्वल, कॉस्ट यानी कॉस्ट, इक्वल कॉस्ट. आइसो मीन्स इक्वल एंड कॉस्ट हियर डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आइसो कॉस्ट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बजट लाइन, बिजनेस की बजट लाइन. आइसो कॉस्ट लाइन डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच अ प्रोड्यूसर कैन चूज विद द गिवन बजट. समझ में आया? अब ये मेरी आइसोकॉन्ट कर्व है, आइसो कॉस्ट कर्व है. 1 2 3. अब देखो वहां हमने एक बजट लाइन देखी थी, तो यहां पे आइसो कॉस्ट कर्व 3 कर्व कैसे क्या सर? अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे सकता है. तो मेरे आपके सामने 3 आइसो कॉस्ट कर्व रखे. तो इसके अंदर पहली वाली अगर आइसो कॉस्ट कर्व मैं सेलेक्ट करता हूं तो इस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा. हाया ना? हाया ना? अगर ये वाली चूज करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा, और ये वाली चूज करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज रहेगा, ना ज्यादा ना कम. ठीक है? हाया ना? हाया ना?
आइसो कॉस्ट इक्वल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर मैं किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज करूं इस पर्टिकुलर आइसो कॉस्ट पे, तो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कॉम्बिनेशन पे होगा वो इक्वल होगा। अगर इस पे चूज करता हूं तो इन दोनों पॉइंट पे जो भी कॉस्ट होगा वो इक्वल होगा, और यहां पे जो चूज करता हूं तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो कुछ भी कॉस्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर आइसो कॉस्ट कर्व अपना अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है। तो मेरे पास 3 आइसो कॉस्ट कर्व है। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करता हूं तो यहां मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, यहां पे एवरेज, यहां पे सबसे कम। लेकिन अगर मैं एक कॉम्बिनेशन यहां लेता हूं, एक कॉम्बिनेशन यहां लेता हूं, ये कॉम्बिनेशन ए और ये कॉम्बिनेशन बी, अब दोनों भी कॉम्बिनेशन सेम आइसो कॉस्ट कर्व पे लाई करते हैं, यानी यहां पर जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा इट विल बी इक्वल टू दिस कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहां सी कॉम्बिनेशन लूं तो सी कॉम्बिनेशन अगर मैं चॉइस करता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए और बी के मुकाबले कम होगा। समझा क्या? समझा कंसेप्ट? कंसेप्ट समझा? कंसेप्ट समझा? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नेक्स्ट, explanation of diagram. Explanation of diagram. In the above given diagram, A, B, C, D, E, F are different isocost line. The higher isocost line denotes higher cost of production, whereas the lower cost line denotes lower cost of production. Any combination of factor X and factor Y lying or below the isocost line can be chosen, whereas any combination beyond the isocost line cannot be chosen. Cannot be chosen. हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Yes or no? तब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगला पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. Producer's equilibrium can be achieved at a point where output is maximum, but the cost of production is minimum. Maximum output, minimum cost will give me maximum profit. Yes or no? तभी मैं कह सकता हूं ना मेरा इक्विलिब्रियम है ना, या ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है. मेरा आउटपुट ज्यादा है, मेरा कॉस्ट ज्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. कैन आई कॉल इट एज ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन? कैन आई कॉल इट एज ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन? नो. मेरा आउटपुट कम है, मेरा कॉस्ट कम है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा. तो क्या मैं इसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता हूं क्या बेटा? नहीं. लेकिन मेरा आउटपुट ज्यादा है और मेरा कॉस्ट कम है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो क्या इस लेवल को ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कहा जा सकता है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे मुन्ना हाँ या ना? भाले हाँ या ना? हाँ, भाले ने बोल दिया तो हो गया. तो अपने को देखना है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट को जोड़ के कैसा निकलता है. ऑप्टिमम प्रोडक्शन or producer's equilibrium can be achieved by choosing the correct combination of factors of production which could lead to highest production at minimum cost. So we have to choose the combination of the two factors in such a way that it would lead to maximum output, that to be at lowest cost. अब ये जो convex curve दिख रही है, ये क्या है मेरा? आइसोकॉन्ट कर्व. इस पे क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ए. एक सेकंड रुको, देखो इस पे क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई. ये सारे मेरे कॉम्बिनेशंस है ऑफ इनपुट. इनपुट क्या है मेरा? फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई. फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई के ए बी सी डी ई, ये सारे मेरे इनपुट के कॉम्बिनेशंस है. They all lie on the same isocont curve. इसका मतलब क्या होता है बेटा? If I choose any combination A, B, C, D, E, it will give me the same level of output. Whether I choose A combination, B combination, C combination, D combination, E combination does not make a difference because all the combinations are lying on the same isocont curve, giving me the same level of output. Let us consider the output level is 100. यानी मैं अगर A कॉम्बिनेशन चॉइस करता हूं तो मेरा आउटपुट क्या है? 100. हाँ या ना? B कॉम्बिनेशन चूज करता हूं तो आउटपुट क्या है? क्या है?
100, C combination 100, D combination 100, E combination 100. All the combination lie on the same isocont curve, hence give us the same level of output. अब मुझे एक समझ गया, मेरा मैक्सिमम आउटपुट कितना है 100, मेरा मैक्सिमम आउटपुट कितना है 100. अब मुझे ये फाइंड आउट करना है ये मैक्सिमम आउटपुट 100 कौन से मिनिमम कॉस्ट पे निकल सकता है. ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है आइसो कॉस्ट का जिसका मैं चॉइस करके मैक्सिमम आउटपुट 100 का निकल सकता हूं और मेरा कॉस्ट क्या होगा बेटा मिनिमम. कॉस्ट क्या होगा मिनिमम. तो हमने यहां पर क्या करें 4 कॉस्ट कर्व बनाए आइसो कॉस्ट कर्व. राइट, लेट्स से ये मेरी IC1 है, ये मेरा IC2 है, दिख रहा है क्या. 4 कॉस्ट कर्व बनाए. ये मेरी पहली कॉस्ट कर्व, ये मेरी पहली कॉस्ट कर्व, ये मेरी दूसरी कॉस्ट कर्व, है ना, बरोबर है करे. ये मेरी तीसरी कॉस्ट कर्व और ये मेरी चौथी कॉस्ट कर्व. मैंने 4 अलग अलग कॉस्ट कर्व यहां पर बनाए हैं. अब मुझे बोलो चारों में सबसे बड़ी कर्व कौन सी है, ग्रीन वाली, है ना. तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, है या ना. अब संस्कृति ये बताओ सभी कॉस्ट कर्व के अंदर सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां पर है, विच कलर कर्व संस्कृति. हाँ, रेड, एग्जैक्टली. अगर मैं ग्रीन कॉस्ट कर्व का कॉम्बिनेशन चॉइस करता हूं तो वहां पर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा और रेड चॉइस करता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, है या ना. तो अब लॉजिक समझो. अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल सिंपल बात करते हैं. IC, इसको नाम क्या देता हूं मैं, IC1, IC1, IC2, है ना. व्हाट आइसो कॉस्ट कर्व IC, क्या फर्क पड़ रहा. IC1, अरे भावनाओं को तुम नाम पे ध्यान मत दो, भावनाओं पे ध्यान दो. IC1, IC2, IC3 और IC4. सबसे ऊपर वाली IC4 जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, नीचे वाली IC1 जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम है. कॉम्बिनेशन क्या है ABCDE गिविंग मी द सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज 100. अब देखते हैं कौन सा पॉइंट कौन से कॉस्ट कर्व पे लाई करता है. सबसे पहले हम बात करेंगे A और E की. A, E आर लाइंग ऑन IC4. ओ माय गॉड, दैट मीन्स अगर मैं ए कॉम्बिनेशन चॉइस करता हूं, बी कॉम्बिनेशन चॉइस करता हूं तो मेरा कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट तो 100 आता है, लेकिन अगर मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करता हूं तो मैं IC4 वाले कॉस्ट कर्व पे जाऊंगा. यानी ये कॉम्बिनेशन अगर मैं चॉइस करता हूं तो माय आउटपुट इज मैक्सिमम बट माय कॉस्ट इज ऑल्सो मैक्सिमम. अब ये क्लियर है क्या, क्लियर. आउटपुट तो मैक्सिमम है लेकिन कॉस्ट भी मैक्सिमम. पहला ऑप्शन रिजेक्ट. ओके ओके. फिर हम बात करेंगे, लेट्स से आई टेक अ कॉम्बिनेशन हियर विच इज कॉम्बिनेशन F, which is combination F. Now is this point F anywhere on the isocont curve? Is this point F anywhere on the isocont curve? Where is production optimization or optimum level of production where we can produce maximum output with minimum input. Maximum output, minimum input. Now this point F does not lie on the isocont curve. It is lying below the isocont curve. That means if I choose point F, undoubtedly my cost of production will be low. Undoubtedly my cost of production will be low. But my friends, what about my production? Am I producing 100 units? No. My cost of production is also low and my output is also low. My output is also low. Production optimization कहां पर है? Highest production, lowest cost. तो ये वाला पॉइंट भी मेरा कैंसिल हो गया. अब मेरे पास पॉइंट क्या बचे? बी, सी और डी. क्या क्या बचा है? बी, सी और डी. पहले हम बात करेंगे बी और डी की. पॉइंट बी और पॉइंट डी बेटा ये IC3 पे लाई करते हैं और पॉइंट सी
ये IC2 पे लाई करता है। सो B और D को बनाने के लिए IC3 का कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ेगा और C कॉम्बिनेशन का आउटपुट बनाने के लिए हमें IC2 को करना पड़ेगा। IC2 और IC3 के मुकाबले ऊपर कौन है? IC3। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कहां पर है? IC3 में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कहां पर है? IC2 में। यानी ये वाला B और D वाला ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं। और फाइनली हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बेटा वो क्या है? C ऑप्शन। क्या सेलेक्ट करेंगे? C ऑप्शन। क्या सेलेक्ट करेंगे? C ऑप्शन। क्योंकि C ऑप्शन पे आई एम एबल टू जनरेट मैक्सिमम आउटपुट जो कि है 100, लेकिन C आउटपुट पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लोएस्ट। क्योंकि C से नीचे जाकर अगर मैं F पे जाता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, लेकिन आउटपुट वहां पर 100 नहीं है, वहां पे आउटपुट मेरा कम है। मुझे आउटपुट भी 100 चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम चाहिए। तो कॉम्बिनेशन A, B, D, E के मुकाबले C पॉइंट पे आउटपुट 100 है, लेकिन बेटा C पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोएस्ट है। सो कैन आई से ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एट पॉइंट C? यस और नो? हाँ या ना? Optimum level of production can be achieved at a point where production is maximum, cost is minimum. At point C, output is maximum, that is 100, but the cost of production is also the lowest. हाँ या ना? हाँ या ना? हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट a point where the indifference curve is tangent to the budget line. यहां देखो, यहां देखो तो जरा, यहां देखो, A पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, इन सभी पॉइंट पे आइसो कॉस्ट कर्व, आइसो कॉस्ट कर्व को कट कर रहा है, लेकिन C पॉइंट पे टची टची, C पॉइंट पे टची टची, C पॉइंट पे क्या है? टची टची। So can I say at the point where the iso point curve is tangent to the iso cost curve is the point where we have the optimum level of production, where we can have maximum level of output at minimum cost? Yes or no? Yes or no? Did you understand production equilibrium? Did you understand optimum level of production? So where can consumer achieve optimum level of production? A producer can achieve optimum level of production at a point where output is maximum at the minimum cost, and this can be achieved at a point where the iso cost curve is tangent to the iso cost curve. Are we okay? Are we okay? Are we okay? So that's all for the entire unit. We complete theory of production unit number 1. Thank you so much. हाँ बोलो, काय म्हणला?